नमस्ते। मोनिका जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी ओर से आपको प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका भाप्ती हांसदा, ग्राम अलीनगर दूध उत्पादक सहयोग समिति, पंचायत सतकुदरिया, जिला पूर्णिया से आई हूँ और मैं कोसी डेयरी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ। मोनिका जी आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे भैया भाभी है, उनके 3 बच्चे हैं, दादी है और सास ससुर है। बड़ा विशाल परिवार है। यस सर। पशुपालन के अलावा और भी कोई काम करती हैं या फिर इससे ही गुजारा चल जाता है? अभी तो सर इससे ही गुजारा चल जाता है। मतलब ग्रेजुएट किए हैं लेकिन अभी कोई रोजगार नहीं मिला है, तो अभी पशुपालक से ही और कृषि है, मतलब किसान है, क्या खेती कर किस रहे हैं। किस विषय में ग्रेजुएशन किया? हिस्ट्री में। अच्छा, कहाँ पर किए? मनिहारी कॉलेज से किए हैं सर। अच्छा, अभी आपके पास कितनी गाय हैं? 2 गाय हैं। अच्छा, और कितने दूध की बिक्री दिन भर में हो जाती है? प्रतिदिन 10 लीटर। 10 लीटर? अच्छा। जी। आप पहले से ही सहकारी समिति से जुड़ी थी या फिर कहीं और दूध बेचती थी? इससे आपको कोई नहीं लाभ सर, हुआ क्या पहले ये नई व्यवस्था से? पहले से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, यानी जब से आपके पास गाय है या जब से आप ससुराल आई, ये काम पहले से ही चल रहा था? ससुराल आने से पहले यहाँ पर कुछ काम नहीं था। यहाँ अच्छा। मेरे इंटर करके मेरी शादी हुई है और मैं ससुराल से ही ग्रेजुएशन की हूँ। हम्म। और यहाँ पर पहले मतलब मैं एसटी से हूँ, तो यहाँ पर शराब मतलब बनता था हमारे समाज में। तो मेरी शादी हुई, इसके बाद जब शराबबंदी स्टार्ट हुई तो मैंने लेडीज लोगों को जागरूक किया कि शराब नहीं बनाना है। मैंने स्वयं सहायता समूह को भी प्रेरित किया कि उसमें 10 रुपया सप्ताह जमा करना है, उससे भी हमें लाभ हो सकता है। और फिर मैंने जीविका में ही VRP में काम किया किसान लोगों के साथ ही, जिससे कि हमारी आय में बढ़ोतरी हो सके। और अभी उससे भी मतलब मैं आगे आना चाहती हूँ और मोनिका जी, अपने सबसे गांव। पहले तो मैं आपके पतिदेव को, आपके ससुर साहब को, आपकी सास को यहाँ से विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि थैंक यू आप सर। इंटर के बाद शादी करके ससुराल आई और आपकी पढ़ाई आपने पूरी की। देखिए, ससुराल में आपको इस प्रकार से सम्मान मिलना, इतना प्यार मिलना और आपको पढ़ाई के लिए सुविधा देना, और जैसा आपने यहाँ कहा कि आप SC क्लास से हैं, ये जो जागरूकता पहुंची है, मैं आपके परिवार को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आपके थैंक यू। लिए इतने सारे अवसर खोल दिए। थैंक यू सर। मेरे जैसे और भी महिला हैं जो ससुराल में आकर के अपना पढ़ाई छोड़ दी है, उसको भी मेरे मतलब हमें देख करके उसको भी प्रोत्साहन होगा कि हम भी आगे आए। वाह, चलिए, आपने तो इस काम के अलावा भी न सिर्फ बिहार की बेटियों को प्रेरणा दी, देश की बेटियों को प्रेरणा दी है। यस सर। देखिए मोनिका और इन जैसी तमाम बहनें आज स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए तेजी से आगे आ रही हैं। सरकार की भी हर संभव ये कोशिश है कि बहनों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, और इसके लिए स्वयं सहायता समूहों को जब और ज्यादा मदद की जा रही है। मुझे विश्वास है कि पशुपालन में तो वैसे भी परंपरागत रूप से ही हमारे यहाँ पशुपालन का काम हमारी माताओं बहनों ने ही संभाला है, लेकिन अगर उनको आधुनिक तकनीक का उनको सहारा मिल जाए, उनको ज्ञान भी मिल जाए और व्यवस्था भी मिल जाए, और पशुओं की अच्छी नस्लें अगर मिलना शुरू हो जाए, उनके स्वास्थ्य की जांच भी आसानी से संभव हो जाए, और जिसकी दिशा में बिहार सरकार भी काफी प्रयास कर रही है, गिरिराज जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी अनेक नए नए प्रकल्प चला रही है। मुझे विश्वास है इन सारी चीजों का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको, और आप जैसे पशुपालक निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था में एक नई ताकत बनेंगी। लेकिन आप मोनिका जी पढ़ी लिखी हैं, मैं आपसे यस सर। आग्रह करूंगा
अभी आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज चैनल ने गुजरात की बनास डेयरी की 10 बहनों का बड़ा परिचय दिया था। वो गांव की किसान बहनें थी, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो 1-1 करोड़ रुपयों का दूध का कारोबार करती है। यानी अपने आप में सिर्फ पशुपालन और दूध का काम। अगर आप वेबसाइट पर जाओगी बनास डेयरी की या अमूल डेयरी की या साबर डेयरी की, तो आपको ऐसी कई बहनों ने कैसे पराक्रम किए हैं, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो मैं जरूर, मोनिका जी, आपने जैसे पढ़ाई में रुचि ली है, अब आप वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के इस काम को आगे बढ़ाइए। आपने जो ग्रेजुएशन किया है, इसलिए और नया कुछ खोजने में समय बर्बाद मत कीजिए। आपके पास जो ताकत है, उस ताकत से आप पूरे क्षेत्र का, पशुपालन का कार्य क्षेत्र ही बदल सकती है। और बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपके क्षेत्र के सारे किसान, पशुपालक आपको जीवन भर आशीर्वाद देते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप जैसे पशुपालकों को और आपके कारण अन्य लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। इसके बाद अब श्री ब्रजेश कुमार बरौनी से माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता करेंगे। हेलो, माननीय प्रधानमंत्री को मेरा सादर प्रणाम। मैं ब्रजेश कुमार, ग्राम कोड़े, थाना गढ़पुरा, जिला बेगूसराय, जो दूध संघ बरौनी के अधीनस्थ आदर्श किसान दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का एक सदस्य किसान हूं। हमारे पास 20 छोटे बड़े पशु हैं, जिसमें 2 मुर्राह नस्ल की भैंसें हैं, बाकी विभिन्न नस्लों की गाय हैं। उसमें एक हमारे बिहार की मूल नस्ल बछौर की गाय और 2 उसके बछड़े भी हैं। ब्रजेश जी, आप पढ़ाई लिखाई की या बस ऐसे ही पशुओं की सेवा में लग गए? सर, हमने पढ़ाई की है। मैं ISM धनबाद से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की पढ़ाई की। उसके बाद हम दिल्ली हाई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनिंग की भी पढ़ाई प्राप्त की है। अरे वाह, आपके पास तो काफी कुछ ज्ञान भी है और उसमें भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। आपने पढ़ाई की है और उसके बाद भी आपने इस क्षेत्र को चुना है। देखिए, यही चीजें देश में प्रेरणा देने वाली है। तो खेती, किसानी और पशुपालन के इस काम में आपका मन लग रहा है, या आपको लगता है कि नहीं ये तो ठीक है, अभी टेम्पररी कर रहा हूं, कुछ और करूंगा, ऐसा मन करता है क्या? सर, पढ़ाई के उपरांत मैं CBSE के लिए काम करता था। उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करता था, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का। 2012-13 में 13 के जुलाई में मैं गांव वापस आया और हमने कहा कि मैं पशुपालन करूंगा। और मुझे गांव समाज का बड़ा विरोध झेलना पड़ा, लेकिन मैं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसमें लगा रहा। और आज मैं गर्व से कहता हूं सर कि मैं वो ऋषि पुत्र कृषक हूं, जिसके उगाए गए अनाज से हमारे हिंदू सनातन धर्म में ठाकुर जी के भी भोग लगते हैं। वाह वाह। और अगर इतने महत्वपूर्ण उत्पाद के उत्पादक अपने आप को दीनहीन महसूस करेंगे, तो फिर हमारा देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए गर्व से हम कहते हैं कि हम पशुपालक किसान हैं। ब्रजेश जी, मुझे आपके शब्द सुनकर के मुझे खुद को ही प्रेरणा मिल रही है। हमारे देश का गर्व है कि ब्रजेश जी जैसे आत्मविश्वास से भरे हुए और क्लियर विजन वाले नौजवान अपने ज्ञान का और क्षेत्रों में कैसे उपयोग हो, इस प्रकार का कमिटमेंट रखने वाले नौजवान। ब्रजेश, मैं सच बताता हूं, आपकी आधी मिनट आपने ली, लेकिन मुझे इंप्रेस कर दिया। देखिए, गांव में रहकर अपने घर पर ही ये जो काम कर रहे हैं, उसे कितनी आमदनी हो जाती है, कितनी बचत हो जाती है, ये तो शायद आप हिसाब किताब नहीं लगाते होंगे, लेकिन आपका कमिटमेंट है इसलिए करते होंगे। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति होती है।
सर हिसाब किताब लगाते हैं। पर सबसे पहले हमने बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में चल रहे समग्र विकास योजना अंतर्गत 20 गायों का अनुदानित भारतीय स्टेट बैंक से गौशाला खोला और उसके जितने भी मानक थे सर, मैं बिहार का उस योजना से सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहला लाभार्थी हूं। ये गौरव मुझे प्राप्त है। और उस योजना के जितने भी सर साधन थे, वर्मी कंपोस्ट, गोबर गैस प्लांट, मिल्किंग मशीन, बिहार का मैं पहला मिल्किंग मशीन भी 2013 में पंजाब से खरीद के लाया सर। और सैलेज मेकिंग प्रोसेस, यूरिया ट्रीटमेंट उस समय भूसा का होता था। इन सारे संसाधनों को हमने वहां लगाया। बाद में दुग्ध संघ बरौनी के सानिध्य में आने के बाद माननीय अध्यक्ष विजय शंकर सिंह और प्रबंध निदेशक सुनील रंजन मिश्रा साहब के सानिध्य में आने के बाद हमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक डेलीगेशन जब हमारे यहाँ आई, तो उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट लाया सर कि माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर, कि एक पशुपालक किसान ही किसानों को उनके भाषा में उनके स्तर तक आकर उन्हें प्रशिक्षण दे। तो इस योजना के तहत हमारे यहाँ एक सर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के गाइडलाइन में और बरौनी डेयरी के सौजन्य से माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर लगा, जिसमें हम अभी वर्तमान में 5000 किसानों को 1 डे ट्रेनिंग भी दे चुके हैं सर। और भी छोटे छोटे वहां पे जो दूध समितियां चलती हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूं सर। और हमने छोटे छोटे की मुर्गी के लिए या गाय के बछड़ों के लिए इस तरह के छोटे छोटे पशु आहार के भी एक छोटा सा यूनिट खड़ा किया है, जिसके माध्यम से हम जो पशु आहार बाजार में या हमारे दूध संघ के माध्यम से बछड़ों के लिए काप स्टार्टर, मुर्गी के लिए, बकरी के लिए नहीं मिलती है, वो हम किसानों को सस्ते और सुलभ दे सकें। दूसरा एक हमने अपना प्रयास किया है सर कि हम स्कूली बच्चों को जाके अपना समय देके और उनको बताएं कि कृषि और पशुपालन का हमारे मानव जीवन में क्या योगदान है। मानव जीवन में कृषि और पशुपालन की भूमिका पे हमने सैकड़ों जगह जगह स्कूलों में और बच्चों के बीच जाके अपना एक कार्यक्रम किया है सर। मैं आपकी बातें सुन करके 2 सुझाव देता हूं। एक, जो आप बच्चों को जाकर के मोटिवेट करते हैं और आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, क्यों ना आप अपनी एक ऐप बनाएं, जिस ऐप में एक 10-12 मिनट का हर हफ्ते में 2 बार एक बच्चों को समझ आए पशुपालन का, खेती का, टेक्नोलॉजी का, ऐसे छोटे 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 विषय आप उनको ऑनलाइन पढ़ाएं। हो सकता है आपकी बहुत बड़ी रीच हो जाएगी। देश में भी कई लोग होंगे जो आपकी 10-10 मिनट की वीडियो, और हर सप्ताह तय होगा भाई आप सप्ताह में 2 दिन इतने बजे अपलोड करेंगे, मतलब सब लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी हो और मैं देख रहा हूं कि आपके पास समझ भी है। दूसरा, ये कोरोना काल समाप्त होने के बाद मैं विशेष रूप से चाहूंगा कि आप समय निकालिए और आपके इलाके के किसान, उन सबको मैं गुजरात भेजने की व्यवस्था करूंगा। और वहां ये जो अमूल का काम चल रहा है, डेयरी का कैसा काम चल रहा है, किस प्रकार से जुड़ता है, एक हफ्ते भर रह करके आप उसको देख के आइए। मैं गिरिराज जी को कहूंगा कि वो इसकी व्यवस्था करें और मैं भी देखूंगा कि आपका वहां जाना और सारी चीजें देखने का मौका मिले। तीसरी एक बात मैं कहूंगा कि भारत सरकार की एक गोबर धन की योजना है। जैसे आप गोबर गैस का प्लांट चला रहे हैं, लेकिन 40-50 गांवों का संयुक्त, फिर लोग अपने यहां पुराने जो बूढ़े पशु हैं उनको छोड़ नहीं देंगे, रखेंगे, क्योंकि उसके जो वेस्ट हैं आज उसकी की कीमत मिलती है। और आप एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का केंद्र बना सकते हैं। तो गोवर्धन योजना जो भारत सरकार की है, उसका भी फायदा लेने की दिशा में आप जरूर सोचिए। मैं गिरिराज जी को बताऊंगा कि वो आपके संपर्क में रह करके, क्योंकि आपने बड़ा रिवॉल्यूशनरी कदम उठाए हैं और एक दीर्घ दृष्टि के साथ कदम उठाया, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। और जब गांव के व्यक्ति के पास से ये धरती के अनुभव को सुनता हूं, तो सचमुच में मेरे लिए बड़ी खुशी बात होती है। और गांव की किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उसमें आप जैसे नौजवानों का जुड़ना बहुत बड़ा लाभ करेगा।
हम लोगों ने, आपने देखा होगा, कई पुराने कानूनों को बदल दिया है। कई कानून जो किसानों के लिए एक प्रकार से जंजीर बन गए थे, उनको हमने हटा दिया है। आपको या आपके गांव के किसानों को इसकी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे गांव के लोगों को जिस प्रकार से आपने जोड़ा है, अगल बगल के गांव को जोड़ा है और आधुनिकता, टेक्नोलॉजी इस दिशा में जोड़ा है, देश के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आपका ये प्रयास बहुत ही प्रेरक है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। सर, अब मधेपुरा के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी श्री ज्योति मंडल जी की बारी है, जिनका फिश फीड मिल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। मधेपुरा से ज्योति मंडल बोल रहा हूं सर। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत प्रणाम सर। ज्योति जी नमस्कार। जी प्रणाम सर। जी बताइए, अपना जरा बात बताइए, क्या कर रहे हैं? हम सर पहले खेती करते थे, उसमें आमदनी कम होती थी। अब मछली पालन कर रहे हैं 4-5 साल से 10 हेक्टेयर में सर, उससे काफी आमदनी बढ़ गई है। क्या फर्क आया? पहले की तुलना में कितना फर्क आया? पहले की तुलना में कम से कम 5 से 10 गुना फर्क आया। ओहो, अच्छा। तो आप पहले क्या पढ़ाई वढ़ाई की है या पहले से ही खेती में ही लगे थे? नहीं सर, पढ़ाई किए हैं। साइंस कॉलेज पटना से बीएससी ऑनर्स किए थे सर, उसके बाद जेएनयू से एमए किया है सर। और उसका किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं, प्लांटेशन किया है और सर खेती कर रहे हैं। तो उसमें मछली पालन ही मेरा मेन खेती है सर। अच्छा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जेएनयू से किया, और आपने मछली पालन ही क्यों चुना? क्यों ही विचार आया? आप आगे रिसर्च में जा सकते थे और कोई व्यवसाय भी आप चुन सकते थे। सर उसी समय मेरे मन में आया सर, जो गांव किसान के लिए कुछ किया जाए। किसान लोग बहुत ही, हम लोग के मधेपुरा जिला बहुत गरीब जिला है सर। हिंदुस्तान का सबसे गरीब जिला में मधेपुरा जिला है सर। यहाँ किसानों की स्थिति बड़ी बदतर थी, लेकिन आप लोगों के आने के बाद से सर, राजपाट आने के बाद से बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। अभी मछली पालन में मतलब 5 गुना वृद्धि हो रही है किसानों की आमदनी में सर। पहले 10 से 20 हजार एक एकड़ में कमाई होता था सर। आज की डेट में कम से कम किसान 1 एकड़ वाटर एरिया से 1 लाख से 10 लाख 20 लाख तक कमा सकता है सर। आपकी जो योजना थी सर, जो हम 22 में 2 गुना करेंगे आमदनी, अगर किसान मछली पालन शुरू करे सर तो 5 गुना आमदनी तो निश्चित रूप से होगी सर। ज्योति जी, आपकी बात सुनकर के देश के किसान भी आपको सुन रहे हैं। ये जो आत्मविश्वास आप बता रहे हैं, जब चारों तरफ कुछ लोग निराशा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्योति जी आप तो स्वयं विश्वास की ज्योति जगा रहे हो। अच्छा, आपके गांव में या आसपास के इलाके में पहले से भी मछली पालन के तौर तरीके रहे होंगे? पुरानी पद्धति रही होगी, वेस्टेज रहता होगा। आपने क्या नया किया? हमने सर उसमें चारा खिला करके सर, देखिए मछली की वृद्धि काफी होती है, तो चारा खिलाने के लिए सर चारा यहाँ काफी महंगा मिलता है। यहाँ नियरेस्ट पॉइंट छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से आता था चारा सर, वो काफी महंगा किसानों को मिलता था, हमको मिलता था काफी महंगा। लेकिन जब हम यहाँ इसीलिए चारा मिल यहाँ पर स्थापित किए हैं सर, जो किसानों को सस्ता में चारा मिलेगा और आमदनी गारंटी के साथ सर हम कह रहे हैं, जो 5 से 10 गुना किसानों की आमदनी बढ़ जाती। अब मत्स्य संपदा योजना के तहत आपने फिश फीड मिल भी शुरू की है, और मैं पीछे देख रहा हूं कि, और इस योजना से आप अपने साथ साथ पूरे क्षेत्र को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए आगे भी कुछ करें, ये मेरी अपेक्षा है। हो सकता है क्या कुछ कर सकते हैं आप? जी सर, कर रहे हैं सर, प्रचार प्रसार काफी कर रहे हैं और काफी आदमी इसमें जुड़ रहा है सर। मछली पालन में काफी आदमी सर इसमें जुड़ रहा है और काफी बढ़िया खेती शुरू हुआ है सर। लोग आपके यहाँ देखने के लिए आते हैं क्या, कैसे आप कर रहे हैं वो? जी सर आते हैं। अच्छा जी सर आते हैं सर। देखिए, देश में गांव और किसान की आय बढ़ाने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन पर व्यापक काम हो रहा है। कोशिश ये है कि नदियों, तालाबों में, समंदर में, जहां भी हो,
हम जल के भीतर के संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन भी करें और उसमें आजीविका भी कमाएं, ताकि किसान को भी लाभ हो, पर्यावरण, जल के भीतर का जीवन भी अधिक सुरक्षित हो। सरकार इसके लिए हर स्तर पर आर्थिक और तकनीकी मदद मुहैया करा रही है और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से, भले आज मधेपुरा आपके हिसाब से गरीबी में 10 नंबर में हो, लेकिन आप जिस दिशा में चले हैं, देखते ही देखते मधेपुरा गरीबी के इस टीके से बाहर आ सकता है और आप जैसे पढ़े लिखे किसान जब मैदान में आए हैं तो पक्का आएगा और भारत सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर, मछली पालन में अगर सर आप लोगों की तरफ से जो मदद मिल रही है, जैसे हमको 50% अनुदान मिला सर, आज चारा यहाँ बनेगा और सस्ता मिलेगा सब किसानों को, तो मछली उत्पादन करके किसानों की आमदनी 5 गुना से 10 गुना आराम से सर 1 साल में बढ़ सकता है। और ये आदमी देख रहा है और सोच रहा है, हर आदमी अब सोच रहा है जब हम तालाब खुदाएं मछली पालन करें सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत शुभकामनाएं मेरी। धन्यवाद महोदय। वार्ता के अंत में श्री राजू कुमार पटना को आमंत्रित करते हैं। श्री राजू कुमार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत फिश ऑन व्हील्स के लाभार्थी हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको सादर प्रणाम करता हूं। मैं पटना जिला के रहने वाला हूं। मैं पहले कृषि का कार्य करते थे, अब मैं 4-5 वर्षों से मछली पाल रहे हैं। माइक नजदीक ले जाइए। हाँ, ठीक ठीक, मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। इस योजना की जानकारी हमें अखबार और जिला मत्स्य अधिकारी से मिली, पर हमें तालाब से मछली बिक्री करने पर ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता था। अब हम इस तालाब की मछली बेचने पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा, इससे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। राजू जी, आप पहले से ही मछली से जुड़ा काम करते थे, कुछ और करते थे, फिर इसमें आए, क्या हुआ? पहले हम स्टडी कर रहे थे, 3-4-5 सालों से मछली पालन की जानकारी मिली और हम इसमें निकल हुए हैं। नहीं, पहले जो खेती का काम करते थे उसमें और इस काम में आपके जीवन में और आपकी आर्थिक व्यवस्था में क्या फर्क आया, कैसे बदलाव आया? पहले हम कृषि से ज्यादा मुनाफा नहीं कर पाते थे, फिर इस मछली पालन में करने से जानकारी मिला और इससे 4-5 गुना मुनाफा मिला। नहीं, ये जो फिश ऑन व्हील्स योजना से आप जुड़े हैं, क्या इससे आपका काम बेहतर होगा क्या? यानी आपको लगता है कि आपका कारोबार बढ़ेगा और जो आपने सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे? फिश ऑन व्हील्स से गाड़ी मिलने से घूम घूम कर मछली बेचेंगे और हमारी मछली तेजी से बिकेगी। अभी कितनी जगह पे पहुंचाते हैं आप? ये व्हील लेकर के जाकर के कितनी जगह पे पहुंचाते हैं आप? अभी सर शुरुआत है सर, अभी शुरुआत है। इतना से पहली बार हमको लाभ मिला सर। नहीं, देखिए, आपकी पहचान बन जाएगी, फिर तो लोग तय करेंगे भैया, शाम को 5 बजे आप यहाँ मिलते हैं, 3 बजे यहाँ मिलते हैं, दोपहर 2 बजे यहाँ मिलते हैं, सब लोग आप मालूम होगा कि आपके पास पहुंचना है तो कैसा, ऐसा बराबर परफेक्ट प्लान कर लिया है आपने? अभी सर नहीं किए हैं सर। हाँ, नहीं तो कर लेना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर कितने बजे किस कोने में खड़े होंगे, तो जो भी आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, उनको पता होगा कि आपके पास यहाँ पहुंचना है, तो आपको बहुत सुविधा बढ़ेगी। देखिए राजू जी, एक प्रकार से आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हो जाएंगे, मेरा पक्का विश्वास है।
मछली भी अपनी ओर से मछली से जुड़े ज्ञान पान का व्यवसाय भी अपना, देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसलिए राजू जी मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य की यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को फिशरीज से जुड़े सेक्टर में उत्पाद से लेकर के वैल्यू एडिशन के काम में जोड़ा जाए। और इससे दो काम होंगे, एक तो व्यापक मात्रा में रोजगार तैयार होंगे और दूसरा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे देश के पास ज्यादा संसाधन आएंगे। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं राजू जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, हम सबको उनके मार्गदर्शन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। रउआ सभे के प्रणाम बा। देशवा खातिर, बिहार खातिर, गांव के जिंदगी के आसान बनावे खातिर और व्यवस्था मजबूत करे खातिर मछली उत्पादन, डेयरी, पशुपालन और कृषि क्षेत्र में पढ़ाई और रिसर्च से जुड़ले सैकड़न करोड़ रुपया के योजना के शिलान्यास और लोकार्पण भइल है। एकरा खातिर सौ से बिहार के भाई बहन लोगन के अनघा बधाई देतनी। बिहार के गवर्नर फागू चौहान जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान गिरिराज जी, कैलाश चौधरी जी, प्रताप चंद्र सारंगी जी, संजीव बालियान जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई सुशील जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजय चौधरी जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई हैं, उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आज देश के 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। इससे खेती के साथ ही अन्य माध्यमों से भी कमाई का अवसर बढ़ेगा। साथियों, देश के हर हिस्से में, विशेष तौर पर समंदर और नदी किनारे बसे क्षेत्रों के में मछली के व्यापार कारोबार को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में इतनी बड़ी व्यापक योजना बनाई गई है। आजादी के बाद इस पर जितना निवेश हुआ, उनसे भी कई गुना ज्यादा निवेश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर किया जा रहा है। और जब अभी गिरिराज जी बता रहे थे तो शायद ये आंकड़ों सुनकर के भी कईयों को अचरज लगेगा
कि ऐसे चला था, लेकिन जब आप हकीकत जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकार कितने कितने क्षेत्रों में कितने कितने लोगों की भलाई के लिए कैसे कैसे लंबी योजना के कामों को आगे बढ़ा रही है। देश में मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को 2 गुना किया जाए। इससे सिर्फ फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। अभी जिन साथियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद के बाद तो मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। जब मैंने राजू का विश्वास देखा और मैंने भाई ब्रजेश जी से बातें की, भाई ज्योति मंडल से बातें की और बेटी मोनिका, देखिए कितना विश्वास झलकता है। साथियों, मछली पालन बहुत कुछ साफ पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस काम में गंगा जी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के मिशन से भी मदद मिल रही है। गंगा जी के आसपास बसे इलाकों में रिवर ट्रांसपोर्ट को लेकर जो काम चल रहा है, उसका लाभ भी फिशरीज सेक्टर को मिलना तय है। इस 15 अगस्त को जिस मिशन डॉल्फिन की घोषणा की गई है, वो भी फिशरीज सेक्टर पर अपना स्वाभाविक प्रभाव, यानी एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट मदद, एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये होने ही वाला है। मुझे पता चला है कि हमारे नीतीश बाबूजी इस मिशन से जरा ज्यादा ही उत्साहित है और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि जब गंगा डॉल्फिन की संख्या बढ़ेगी तो इसका लाभ गंगा तट के लोगों को तो बहुत मिलने वाला है, सभी को मिलने वाला है। साथियों, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में गांव-गांव पानी पहुंचाने के लिए बहुत प्रशंसनीय काम हो रहा है। 4-5 साल पहले बिहार में सिर्फ 2% घर पीने के साफ पानी की सप्लाई से जुड़े थे। आज ये आंकड़ा बढ़कर 70% से अधिक हो गया है। इस दौरान करीब करीब 1.5 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ा गया है। नीतीश जी के इस अभियान को अब जल जीवन मिशन से नई ताकत मिली है। मुझे जानकारी दी गई है कि कोरोना के इस समय में भी बिहार में करीब 60 लाख घरों को नल से जल मिलना सुनिश्चित किया गया है। ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इस बात का भी उदाहरण है कि इस संकट काल में जब देश में लगभग सब कुछ थम गया था, तब भी हमारे गांवों में किस तरह एक आत्मविश्वास के साथ काम चलता रहा। ये हमारे गांवों की ही ताकत है कि कोरोना के बावजूद अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो, जो भी आवश्यक चीजें थी, मंडियों तक, डेयरियों तक बिना किसी कभी तकलीफ के बिना वो आता ही रहा, लोगों तक पहुंचता ही रहा। साथियों, इस दौरान अन्न उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, हर प्रकार से बम्पर पैदावार हुई है। यही नहीं, सरकारों ने, डेयरी उद्योग ने भी इस मुश्किल परिस्थिति के बावजूद रिकॉर्ड खरीद भी की है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के
बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंचाया गया है। इसमें करीब करीब 75 लाख किसान हमारे बिहार के भी हैं। साथियों, जब से ये योजना शुरू हुई है तब से अब तक करीब 6,000 करोड़ रुपए बिहार के किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण गांव पर इस वैश्विक महामारी का प्रभाव हम कम से कम रखने में सफल हुए हैं। ये काम इसलिए भी प्रशंसनीय है क्योंकि बिहार कोरोना के साथ साथ बाढ़ की विभीषिका का भी बहादुरी से सामना कर रहा है। साथियों, कोरोना के साथ साथ भारी बरसात और बाढ़ के कारण बिहार समेत आसपास के क्षेत्रों में जो स्थिति बनी है उससे हम सभी भली भांति परिचित है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का प्रयास है कि राहत के कामों को तेज गति से पूरा किया जाए। इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि मुफ्त राशन की योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका लाभ बिहार के हर जरूरतमंद साथी तक पहुंचे। बाहर से गांव जो लौटे हुए हमारे श्रमिक परिवार हैं उन तक पहुंचे। इसलिए ही मुफ्त राशन की योजना को जून के बाद, वैसे वो जून महीने में पूरा होना था, लेकिन जून के बाद दीपावली और छठ पूजा तक उसको बढ़ा दिया गया है। साथियों, कोरोना संकट के कारण शहरों से लौटे जो श्रमिक साथी हैं उनमें से अनेक साथी पशुपालन की तरफ बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की अनेक योजनाओं से उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है। मैं ऐसे साथियों को कहूंगा कि आज जो कदम आप उठा रहे हैं उसका भविष्य उज्जवल है। मेरे शब्द लिख करके रखिए। आप जो कर रहे हैं इसका भविष्य उज्जवल है। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के डेयरी सेक्टर का विस्तार हो, नए प्रोडक्ट्स बने, नए इनोवेशंस हो, जिससे किसान को, पशुपालकों को ज्यादा आय मिले। इसके साथ इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि देश में ही उत्तम नस्ल के पशु तैयार हों, उनके स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो और उनका खान पान स्वच्छ हो, पोषक हो। इसी लक्ष्य के साथ आज देश के 50 करोड़ से ज्यादा पशुधन को खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों से मुक्त करने के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। पशुओं को बेहतर चारे के लिए भी अलग अलग योजनाओं के तहत प्रावधान किए गए हैं। देश में बेहतर देसी नस्लों के विकास के लिए मिशन गोकुल चल रहा है। 1 वर्ष पहले ही देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका एक चरण आज पूरा हो चुका है। साथियों, बिहार अब उत्तम देसी नस्लों के विकास को लेकर देश का एक प्रमुख सेंटर बन रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आज पूर्णिया, पटना, बरौनी में जो आधुनिक सुविधाएं बनी हैं, उससे डेयरी सेक्टर में बिहार की स्थिति और मजबूत होने वाली है। पूर्णिया में जो सेंटर बना है वो तो भारत के सबसे बड़े सेंटरों में से एक है। इससे
सिर्फ बिहार ही नहीं, पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को बहुत लाभ होने वाला है। इस केंद्र से बछौर और रेड पूर्णिया जैसी बिहार की देशी नस्लों के विकास और संरक्षण को भी और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। साथियों, एगो गाय सामान्यतः एक साल में एक बच्चा देवेली, लेकिन आईवीएफ तकनीक से एक गाय की मदद से एक साल में अनेकों बच्चा प्रयोगशाला में हो रहल बा। हमार लक्ष्य ई तकनीक के गांव गांव तक पहुंचावे के बा। साथियों, पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ ही उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसके लिए भी बीते सालों से निरंतर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ई गोपाला ऐप शुरू किया गया है। ई गोपाला ऐप एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां देगा। हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पशु को कब क्या जरूरत है और अगर वो बीमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहां उपलब्ध है। यही नहीं, ये ऐप पशु आधार से भी जोड़ा जा रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ई गोपाला ऐप में पशु आधार नंबर डालने से उस पशु से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इससे पशुपालकों को जानवर खरीदने बेचने में भी उतनी ही आसानी होगी। साथियों, कृषि हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सब का विकास और तेजी से हो, इसके लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाना और गांव में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आवश्यक है। बिहार तो वैसे भी कृषि से जुड़ी पढ़ाई और रिसर्च का अहम सेंटर रहा है। दिल्ली में यहां हम लोग पूसा पूसा सुनते रहते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है कि असली पूसा दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार के समस्तीपुर में है, और यहां वाला तो एक तरह से उसका जुड़वा भाई है। साथियों, गुलामी के कालखंड में ही समस्तीपुर के पूसा में राष्ट्रीय स्तर का एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खुला था। आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे विजनरी नेताओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्हीं के प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए साल 2016 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी में और उसके तहत चलने वाले कॉलेजों में कोर्सेज का भी और सुविधाओं का भी व्यापक विस्तार किया गया है। चाहे मोतिहारी में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का नया कॉलेज हो, पूसा में स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट हो, बिहार में कृषि विज्ञान और कृषि प्रबंधन की पढ़ाई के लिए शिक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। इसी काम को और आगे बढ़ाते हुए स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। साथ ही नए हॉस्टल, स्टेडियम और गेस्ट हाउस का भी
आज शिलान्यास किया गया है। साथियों, कृषि क्षेत्र की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए पिछले 5-6 वर्षों से देश में एक बड़ा अभियान जारी है। 6 साल पहले जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, वहीं आज देश में 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। यहां बिहार में जो बाढ़ हर साल आती है, उससे खेती किसानी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए महात्मा गांधी रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। ऐसे ही मोतीपुर में मछली से जुड़ा रीजनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, मोतिहारी में पशुपालन से जुड़ा कृषि और डेयरी विकास केंद्र, ऐसे अनेक संस्थान कृषि को विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए शुरू किए गए हैं। साथियों, अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इन तीनों की ताकत जब एकजुट होकर काम करेगी, तब देश के ग्रामीण जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने तय हैं। बिहार में तो इसके लिए बहुत संभावनाएं हैं। यहां के फल, चाहे वो लीची हो, जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो, ऐसे अनेक प्रोडक्ट बिहार के जिले जिले में हैं। हर एक जिले की अपनी पहचान है। हमें इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा वोकल होना है। हम लोकल के लिए जितना वोकल होंगे, उतना ही बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, उतना ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि बिहार के युवा, विशेष तौर पर हमारी बहनें, पहले से ही इसमें सराहनीय योगदान दे रही है। श्रीविधि धान की खेती हो, लीज पर जमीन लेकर सब्जी उगाना हो, अजोला सहित दूसरी जैविक खादों का उपयोग हो, कृषि मशीनरी से जुड़ा हायरिंग सेंटर हो, बिहार की स्त्री शक्ति भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देने में आज आगे है। पूर्णिया जिले में मक्का के व्यापार से जुड़ा अरण्यक एफपीओ और कोसी क्षेत्र में महिला डेयरी किसानों की कौशिकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ऐसे अनेक समूह प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, प्रेरक काम कर रहे हैं। अब तो हमारे ऐसे उत्साही युवाओं के लिए, बहनों के लिए केंद्र सरकार ने विशेष फंड भी बनाया है। 1 लाख करोड़ रुपए के इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ऐसे एफपीओ, कृषि उत्पादक संघों को, सहकारी समूहों को गांव में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं बनाने के लिए आर्थिक मदद आसानी से मिल पाएगी। इतना ही नहीं, हमारी बहनों के जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनको भी अब बहुत मदद दी जा रही है। आज बिहार में स्थिति ये है कि वर्ष 2013-14 की तुलना में अब स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ऋण में 32 गुना की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि देश को, बैंकों को हमारी बहनों के सामर्थ्य पर, उनकी उद्यमशीलता पर कितना भरोसा है। साथियों, बिहार के गांवों को, देश के गांवों को आत्मनिर्भर भारत का अहम केंद्र बनाने के लिए हमारे प्रयास लगातार बढ़ने वाले हैं। इन प्रयासों में बिहार के परिश्रमी साथियों का रोल भी बहुत बड़ा है और आपसे
देश को उम्मीदें भी बहुत अधिक हैं। बिहार के लोग देश में हो या विदेश में अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से अपना लोहा मनवाते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बिहार के लोग अब आत्मनिर्भर बिहार के सपने को पूरा करने के लिए भी निरंतर इसी तरह काम करते रहेंगे। विकास योजनाओं की शुरुआत के लिए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं अपनी भावनाएं प्रकट करूंगा। मेरी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, वो बताऊंगा, और मेरी अपेक्षा यही है, मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का पालन अवश्य करिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने घर में बड़ी आयु के जो परिवार के जन हैं उनको बराबर संभाल के रखिए, ये बहुत आवश्यक है। कोरोना को लाइट मत लीजिए, और हर नागरिक को, क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिकों के द्वारा वैक्सीन जब आए तब आए, लेकिन ये जो सोशल वैक्सीन जो है वो कोरोना से बचने का उत्तम उपाय है, बचने का यही रास्ता है। और इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क, कहीं पर थूकना नहीं, बुजुर्गों की चिंता करना, इन विषयों को मैं बार बार याद कराता हूं। आज आपके बीच आया हूं, फिर से याद कराता हूं। मैं फिर एक बार आपके बीच आने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत राज्य सरकार का, हमारे गिरिराज जी का, सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का